अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का जो दिन है वो बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि कल से ही बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हो चुका है और रात गए भी बारिश बरसती रही है। और सुबह सवेरे जब और उठने के बाद जब ऑफिस जाने के लिए हम लोग बाहर निकले, आप लोग भी निकले होंगे, तो बारिश की वजह से जो मौसम है ना काफ़ी खुशगवार हो चुका है। हल्की हल्की वक्फे वक्फे से बारिश जो थी वो रात के भी बरसती रही है और आज पूरा दिन भी बताया जा रहा है, जो हमारे पास अपडेट्स आई हैं कि पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो बरसती ही रहेगी। अलबत्ता इस बारिश की वजह से, इस मौसम की वजह से काफ़ी हद तक जो मौसम है ना वो चेंज हो चुका है। अब आप ये कह सकते हैं कि गर्मी की छुट्टी हो चुकी है और जो खुनकी है ना अब वो कहीं ना कहीं महसूस की जा रही होती है। पहले जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की होती जा रही थी और हब्स कैफियत बरकरार रहती थी, अब उसमें बहुत हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है और अब तो खुनकी महसूस की जा रही होती है। जब मौसम ये ख़ास तौर पर जब बारिश बरस रही होती है ना तो खुनकी महसूस की जा रही होती है, हल्की हल्की सर्दी महसूस की जा रही होती है, फील की जा रही होती है कि हाँ जी अब जो मौसम है ना वो चेंज होने जा रहा है, अब सर्दियों की आमद है। तो आप ये भी कह सकते हैं और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि जो घरों में हमारा एसी का जो ख़र्चा था ना वो भी बचने की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब एसी की इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि खुनकी महसूस हो रही होती है, मौसम चेंज होता जा रहा है। तो वो जो बिल बहुत ज़्यादा आते जा रहे थे हम लोगों को, आप लोगों को एसी चलाने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो अब एक ये जो ख़र्चा है ना ये भी हमारा बच जाएगा। एसी वाला मौसम भी मेरे ख्याल से अब ख़त्म होता जा रहा है कि पंखे में भी अब ना सर्दी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो मौसम है, ख़ासतौर पर मानसून होता है, ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अपने साथ लेकर आता है, वायरसेस अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है कि जहाँ पर हम मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बेदहानी कर देते हैं और बेदहानी में हम बहुत सारा बाहर से ऐसा कुछ भी खा लेते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पेट के मसाइल, स्टमक के प्रॉब्लम, हैज़े के प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना बीमारियां आजकल पाई जा रही हैं। तो उस हवाले से भी आज पूरा हमारा एक सेगमेंट है जिस पर हम बात करेंगे कि सैलाबी सूरत हाल भी और दूसरा ये जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, तो उससे हमने किस तरह बचना है, नेचुरल तरीके उसके क्या हो सकते हैं, तो उस पर आपकी मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के हवाले से बात कर लेते हैं। जदीद दौर के पेश नज़र ना दुनिया भर में हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर इस वक्त बरपा है और ये बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनती जा रही है। एआई मार्केटिंग समेत तकरीबन हर शोबे में ना इनकलाब बर्पा उसने करके रखा हुआ है। बहुत सी कंपनीज़ अपने ब्रांड्स, अपने बिजनेसेस को फ़रोग देने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका सहारा ले रही हैं। आज एआई को हर कारोबारी मंसूबे का हिस्सा बनाया जा रहा है और इसके अलावा ऐसे बेशुमार काम हैं जो एआई के सुपुर्द किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से जो स्टूडेंट्स हैं, जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अपने काम में मज़ीद आसानी लेकर आ सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चूँकि हालिया बरसों में बहुत तेज़ी से तरक्की पाई है, जिसने तालीमी इदारों, हमारे ऑफिसेज़, हमारे जो सन्नती सेक्शन हैं वहाँ पर भी कारोबारी सरगर्मियों को भी तब्दील करके रख दिया है और हमारे काम और हमारी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके उनको हैरत अंगेज़ तौर पर बदल कर रख दिया। तो इसी के मुतालिक हम आज भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई को बिज़नेस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है और आप लोग किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो तो उसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं अगर वो किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा किस तरह जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हुज़ैफ़ा क्रिमानी ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। तो हुज़ैफ़ा को वेलकम कहते हैं। हुज़ैफ़ा आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुज़ैफ़ा, आजकल बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही है, एआई के ऊपर बात हो रही है। कहीं पर हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं, कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी नई चीज़ आती है ना, जो भी इस दुनिया
दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसके दो चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो एआई का हमने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है कि उसका किस तरह काम किया जा रहा है, उसके साथ वीडियोस आती है, पिक्चर्स आती हैं नेगेटिव तरीके से। इसका पॉजिटिवली किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, देयर आर टू साइड्स टू द कॉइन आई वुड से। सो नेगेटिव इम्पैक्ट जहाँ पे है वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। मैंने तो ज़्यादा वर्क में देखा है अक्रॉस माई एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स के इसका काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिला है। आपकी वर्कफोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अब आप कह लें कि कम्प्लेक्सिटी कम होती जा रही है विद द एडवेंट ऑफ एआई। पहले ये होता था कि यू वुड नीड अ कंटेंट राइटर, यू वुड नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मल्टीपल कंटेंट राइटर्स एंड मल्टीपल ग्राफिक डिज़ाइनर्स। एआई ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंसोलिडेट कर लिया है। एआई की मदद से अब बिजनेसेस के अंदर जो आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कंपटीशन। हाँ जी। एक वी आर इन अ हाइपर कम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट एट द मोमेंट। एआई की मदद से थोड़ा सा ये हो गया है कि अब उस कंपटीशन में अगर आपने उस रेस में रहना है तो यू नीड टू अडेप्ट टू दीज टूल्स। इन टूल्स का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए इसके अंदर, और आपने देखा है कि बड़ी रैपिड इनोवेशन और एडवांसमेंट भी हो रही है। उसके साथ उस नॉलेज को आपके माइंड में होना ये बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स वाइटल फॉर एनी बिजनेस एट द मोमेंट। अच्छा, ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए है? यहाँ पे जिस तरह मैंने बात की कि एक पूरा सेक्टर है जो कि जॉब होल्डर है, उनके लिए भी एआई काम कर सकता है और किस तरह उनकी हेल्प कर सकता है कि वो उसमें एक्सेल कर सकें? देखिए, पहले ये था कि सिर्फ सी स्वीट लेवल पोजीशंस के ऊपर ना आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिला करता था। अच्छा। अब हर किसी की जेब में पर्सनल असिस्टेंट आ गया। सो आई थिंक हर किसी की जॉब में इसने डेफिनेटली एक बेनिफिट किया है। हम पहले देखते थे लोग ईमेल्स करते थे, उसमें किसी को कॉमा नहीं प्रॉपर्ली प्लेस करना आ रहा, उसकी टोन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इश्यूज होते थे। देखें, वेयर प्राइमरली उर्दू स्पीकर्स पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब हम कंपनीज में जाते हैं तो ईमेल सारे इंग्लिश में हो रहे होते हैं। अब हर किसी की इतनी प्रिस्टीन इंग्लिश होती है उसके अंदर, ईमेल्स के अंदर, जब हम देख रहे होते हैं। सो एआई ने डेफिनेटली लोगों की जॉब्स को आई वुड से इम्प्रूव किया है। अच्छा। इट्स टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल आई वुड से। मतलब ये दोनों साइड पर लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर इसका बेनिफिट तभी आप लेंगे ना जब इसको सीखेंगे कि ये आपको आना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है क्या, या इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो इसको कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, ये भी तो थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। अच्छा जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज लर्निंग इट इज़ वाइटल। आई थिंक अगर आप एक यंग स्टूडेंट भी हैं, द रूल्स ऑफ द गेम हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। अब ये है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, आप काफ़ी यहाँ पे लाहौर में भी बिलबोर्ड्स पे देखती होंगी कि एआई पावर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। सो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी हम लोग मल्टीपल एरियाज़ में काम करते हैं और एआई को हम इंटीग्रेट करते हैं। प्राइमरली हम लोग एआई को इंटीग्रेट करते हैं विद इन हेल्थ केयर का फील्ड, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है। सो फातिमा मोइल हॉस्पिटल के अंदर हम लोग अपने एक्चुअली पेशेंट ट्रीटमेंट्स के अंदर हमने एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और काफ़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ऊपर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें ट्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं खुद लाहौर में जितने भी आपके टॉप स्कूल्स हैं उनके बच्चे आते हैं, आई गिव देम ट्रेनिंग्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई। सो मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा, एआई के इस्तेमाल के लिए भी एचआई की बहुत ज़रूरत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो उन्हें भी मैं ये कहता हूँ कि अब मैं ये देखता था कि व्हेन आई वाज वर्किंग एट इन इस्लामाबाद फॉर अ कंपनी, उस टाइम पे हमें एक एक डिज़ाइन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती थी। ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता था, हमारी कॉपीज़ लेट हो जाती थी, हमारे डिज़ाइंस लेट हो जाते थे। अभी मेरे पास ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बच्चे आते हैं, वो पूरा पूरा अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। सो एक लड़के से मैं मिला अपने नूर स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। आई वॉज शॉक्ड मुनीबा, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज उसने एक पूरी ऐप कोड की हुई थी एआई की मदद से। सो देखें, पहले अबैकस था, फिर कंप्यूटर आया, ठीक है, टूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पहले आप खोता गाड़ी थी, ठीक है, उसके बाद गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। एक जो सबसे कीमती एसेट है इंसान के पास मेरी नज़र में, दैट इज़ देयर टाइम। इट्स नॉट देयर मनी, इट्स नॉट टाइम एंड हेल्थ आई वुड से। एआई ने आपकी टाइम को बचाना है, ठीक है। सो आपके एसेट में नेचुरली एक इंक्रीज हो गया। इन टूल्स को यूज करें और बेहतर सीखें आई वुड से। मतलब ये आपको हर जगह पर काम आएगा अगर आप ये टूल्स सीख लेते हैं एआई। तो आजकल फिर अगर इसकी इतनी बात हो रही है तो आपको क्या लगता है फिर हमें तो इसको अपने करिकुलम में, हमारे तालीमी इदारों में उधर इसको इनकलकेट कर देना चाहिए, उसमें उसका पार्ट बना देना चाहिए। चलिए यूनिवर्सिटी के लेवल पर तो इसके ऊपर काम हो रहा है, बट मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर इसके ऊपर अब काम होना चाहिए। अच्छा, वो उसी तरह मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह हम स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम कराते हैं नूर में,
में। सो वहाँ पे स्टूडेंट लेवल पे हमने इसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया है। हम इसके ऊपर एआई के ऊपर बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, रोबोटिक्स में हम लोग कराते हैं, हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs, ज़्यादातर लोग जो एआई को जानते हैं वो एआई इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, इट्स एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसके अंदर चैट GPT आ जाता है, जेमिनाई आ जाता है, ग्रॉक आ जाता है, क्लॉड आ जाता है, डीप सीक आ जाता है, मल्टीपल ये मॉडल्स आ जाते हैं। सो हम एक्चुअली बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं, वो स्किल्स देते हैं जिन स्किल्स के थ्रू वो कल को एक AI इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा के अंदर जा सकते हैं, कोडिंग के अंदर जा सकते हैं, ऑल सप्लीमेंटेड विद द यूज ऑफ AI, क्योंकि AI को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा एक फियर है आजकल जो आपको पता होगा कि लोग कहते हैं AI हमारी जॉब ले लेगा, ऐसा नहीं है basically। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि AI इतना ज़्यादा आ जाए, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाए इसके अंदर कि कहीं ना कहीं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बल्कि जॉब्स ख़त्म ही हो जाए और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हर जगह हमें नज़र आ रही है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है? देखें, ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ना, असल में टर्मिनेटर एक मूवी है, उसके अंदर वो जो AI होता है वो आता है, सबको क्या कहते हैं डोमिनेट कर लेता है, टोटल कंट्रोल हो जाता है जी, रोबोट्स, स्काईनेट वर्सेस ह्यूमंस, ये सारा ये देखें, दिस इज़ वेरी वेरी फार ऑफ इन द फ्यूचर एंड देन अगेन इट्स लाइक अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो नहीं सकता मेरी नज़र में। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखें AI को थोड़ा सा समझने की हम सबको ज़रूरत है। AI खुद से ये इन्फॉर्मेशन नहीं जनरेट कर रहा है, AI तो ट्रेंड है हमारी इन्फॉर्मेशन पे, वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। सो जो डेटा हमने प्रोवाइड किया हुआ है उसके ऊपर ही ये ट्रेन हुआ हुआ है। ये एक डिक्शनरी है, आपको किसी मतलब एक सिर्फ AI को मैं इसी हद तक महदूद रखूंगा कि ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, जो कोडर्स के लिए उनकी डिक्शनरी है, आपके हर फील्ड के अंदर ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक जगह करके दे देती है। ह्यूमन इनोवेशन से ही AI बना है, सही है, ठीक है। सो ह्यूमन इनोवेशन से AI बना है और ह्यूमन इनोवेशन से आगे और भी चीज़ें बनेंगी, एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, फिर लास्टली हमें हुज़ैफा ये भी बता दें, जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, टूल्स में कहूँगी कि वो आ जाते हैं, आप वो चैट GPT यूज़ कर रहे हैं, आप रोबोटिक्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए? अच्छा, आपकी फील्ड के हिसाब से अब ये डेफिनेटली है कि AI ने हर फील्ड के अंदर ही कोई ना कोई टूल जो है वो आ गया। सही, अगर हम मेडिकल साइड पे बात करें तो हॉस्पिटल में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इमेजिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। पहले जो स्कैन्स होते थे उन्हें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती थी। तो हमारे पास जो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एलाइड हेल्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं बेसिकली AI टूल्स, इमेजिंग टूल्स को यूज़ करने की। सो वो जो इमेजेस आती हैं जिनके ऊपर पहले आपको बड़ा माइन्यूटली देखना होता था कि अच्छा डिजीज़ यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, वो AI ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर देता है। हाँ, टूल को चलाना आपको आना चाहिए। सिमिलरली चैट GPT के अंदर सोरा है, वो पूरे कोड बना लेता है। अब कोडर्स को सोरा के ऊपर आप ट्रेन करें कि जी इसके आप ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा एक्यूरेट कोड किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास राइटिंग के अंदर काफ़ी ऐसे टूल्स मौजूद हैं, आप अपनी इस पर रिसर्च करें। आई थिंक फॉर एवरी फील्ड देयर इज़ अ टूल अवेलेबल, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर वो टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसे सीखने के लिए, तब तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद है, IT एक्सपर्ट है। हुज़ैफा, थैंक यू सो मच कि आप आए। थैंक यू मुनीबा। इसके ऊपर बात की है इंपॉर्टेंस ऑफ AI इन बिजनेस और बाकी हमारे जो हर शोबा है उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है और किस तरह आप सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, उस पर हमने बात की। जनाब, अब कुछ टेटनस के हवाले से बात कर लेते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर मामूली ज़ख़म यहाँ पर ख़राश से शुरू होती है, लेकिन अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित भी हो सकती है। लोहे के कील, जंगालू चीज़ या मिट्टी से लगने वाला छोटा सा जो कट है वो भी हमारे असाब और पट्ठों को मफलूज कर सकता है। बट अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत से लोग इस बीमारी की शिद्दत और वैक्सीन अहमियत से नावाकिफ़ हैं। तो इस पे ये सवाल बनता है कि टेटनस आखिर है क्या, ये कैसे फैलता है और बर वक्त इलाज और हिफाजती टीके क्यों इतने ज़रूरी हैं। यूजुअली हमारे घरों में होता है ना कि अगर आप गिर गए हैं, बच्चा गिर गए हैं, बड़ा गिर गया है मोटरसाइकिल से ज़मीन पर या फिर सड़क पर ख़ास तौर पर, या कोई ऐसी चीज़ लग गई है तो हमारे दिमाग में फ़ौरी आता है कि टेटनस के टीके लगवा लेने चाहिए। लेकिन वो क्यों लगवा लेने चाहिए हमें ये आइडिया नहीं होता है, और वो कब तक लगवाने चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होता है, इसका हमें पता नहीं है। तो आज हमने सोचा कि उसके ऊपर क्यों ना बात की जाए और इम्पॉर्टेंस जानी जाए उसकी। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान काज़मी ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? शुक्रिया जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये टेटनस के बारे में बहुत सुना हुआ है हमने घरों में, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है या बच्चा गिर जाए या बड़ा कोई गिर जाए,
तो सड़क पर या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो हमारे सुनने में आता है जी टेटनस का टीका लगवा लो जाके। ये टेटनस है क्या और इसका जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो कहाँ से आता है और हमारे जिस्म में कहाँ से जाता है, दाखिल कैसे होता है? देखें जी, बात ये बड़ी कॉमन बीमारी पाकिस्तान में, दुनिया में शायद ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वहाँ बच्चा जब पैदा होता है उसी वक्त से उसे वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर देते हैं। API के अंदर ये शामिल है पाकिस्तान में भी, और कोशिश होती है कि यहाँ जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको वैक्सीनेशन कर दी जाए। मगर असल प्रॉब्लम ये है कि इसकी बाद में बूस्टर भी लगवानी होती है। मतलब जब भी आप, अगर आप, जैसे मैंने 5 साल पहले लगवाई थी तो मैं 10 साल के लिए इम्यून हूँ और मुझे फिर 10 साल बाद दोबारा लगवानी पड़ेगी। तो इसी तरह ख़वातीन को, जब भी हामला ख़वातीन होती हैं, क्योंकि डिलीवरी के वक्त ये पता नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट साफ़ होंगे या नहीं साफ़ होंगे, औरतों को भी टेटनस हो जाती है उस वजह से, तो इसलिए उनको भी प्रेगनेंसी में एक बूस्टर लगा देते हैं सबको, ताकि वो टेटनस से कम से कम महफूज हों। इससे आप जब भी आपको बूस्टर वैक्सीन लगती, छोटा सा इंजेक्शन है, इतना सा 1 cc का, और वो एक पट्ठे में लगा देती है आपको। कोई भी नर्स, कोई भी, किसी भी फार्मेसी, किसी भी जगह से लग सकता है। इवन तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री दस्तियाब है। अच्छा। आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद किसी भी अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो आपको टेटनस का टीका ही दर्द के टीके साथ मिक्स करके लगा देते हैं फ़ौरन, ताकि चलो टेटनस ना हो इस बंदे को। इस वजह से शायद टेटनस के केस बहुत ज़्यादा नहीं आते। मगर अभी भी हम, क्योंकि टीचिंग अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि हर तीसरे चौथे हफ्ते, कभी दूसरे हफ्ते एक मरीज़ आता है जिसका लॉक जॉ हुआ होता है, उसका मुंह नहीं खुल रहा होता। आप उसे कहते हैं मुंह खोलो, वो कहता है मुंह नहीं खुल रहा। अच्छा। जिस्म अकड़ जाता है पूरा, उसके पट्टे अकड़ जाते हैं, इतने स्टिफ हो जाते हैं कि उसको झटके लगने लग जाते हैं और वो पूरा जिस्म ऐसे उसका हो जाता है, वो सीधा ही नहीं हो सकता। और एक उसको कई दफ़ा इतने झटके लग रहे होते हैं कि आप उस मरीज़ पे 21 दिन के लिए आप उसे वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, क्योंकि जब मुसलसल झटके लगते हैं तो ये पट्टे अंदर से टूटने लग जाते हैं और ये टूट के खून में इनके अंदर से मायोग्लोबिन शामिल होता है और वो गुर्दों को जाके बंद कर देता है और मरीज़ की डेथ हो जाती है। कई दफ़ा डायलिसिस करना पड़ता है ऐसे मरीज़ों का जो वेंटिलेटर पर डले हों। और मैंने कई मरीज़ बचते भी देखे हैं। टाइमली वेंटिलेटर पे डाल जाएं, 21 दिन उनको लुक आफ्टर हो जाए, कोई 21 दिन का साइकिल है इसका बैक्टीरिया का, उसके बाद ये मरीज़ रिकवरी की तरफ चला जाता है। इतनी पेचीदगी हो जाती है सिर्फ टेटनस का टीका ना लगाने की वजह से, सिर्फ एक टीका ना लगवाने की वजह से। मैंने कई लोग, हमने बाकायदा इस पर कई वीडियोस भी बनाई हैं अवेयरनेस के लिए पब्लिक की, और कोशिश की है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को जो बच गए हों टेटनस से उनको दिखाया जाए और उनसे खुद पूछा जाए कि आपको क्या हुआ था। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि मैं जा रहा था, एक पाँव में कील लग गया, हाँ। और उस पर जंग लगा हुआ था, मैंने परवाह नहीं की, उसमें बैक्टीरिया मौजूद था, वो खून में एंटर हो गया और वहाँ से वो अंदर गया और उसने जाके जो हराम मगज़ आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर घुस गया और यहाँ से उसने फिर वो टेटनस का मर्ज शुरू कर दिया। तो ये बहुत एक बड़ा मसला है जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए लोगों के लिए। ज़रूरी, देखें, बूस्टर लगवाना कोई मसला नहीं है, कोई भी लगवा सकता है। आपको चोट लगे, आप रास्ते में गुजरते किसी भी अस्पताल पे रुकें, वहाँ से टीका लगवा लें। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग शायद वैक्सीन वैसे भी रख के मार्केट में बेच रहे हैं जिनके पास शायद कोल्ड चेन बरकरार रखने का तरीका कार नहीं है, या उनको ये श्योर नहीं होता कि ये कोल्ड चेन इसकी मेंटेन हुई हुई कि नहीं वैक्सीन की। वैक्सीन हमेशा उस जगह से लगवाएं जहाँ पे कोल्ड चेन 100% आपको श्योर हो कि मेंटेन हुई, क्योंकि इसको टेम्परेचर, फ्रिज टेम्परेचर पे लगना होता है। अगर इसे आप बाहर रख देंगे तो ये ज़ाया हो जाएगी, फायदा नहीं फिर ये फ़ायदा कोई नहीं, फिर आप लगवा लें मगर वो आप देखें आप फिर इम्यून नहीं होंगे, इम्यून भी नहीं होंगे और प्लस उसका उस तरह आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आप किसी भी आदमी जो भी यहाँ वैक्सीनेशन लगवाता है रेगुलरली रूटीन में, उसको ये पता होना चाहिए कि वो वैक्सीन कोल्ड चेन मेंटेन हुई भी लगाए। कई जो WHO की तरफ से वैक्सीन गवर्नमेंट को मिलती हैं उनके ऊपर एक बाकायदा स्टिकर लगा होता है और उस स्टिकर को अगर आप गौर से देखें तो उसका कलर चेंज हो जाता है जब आप उसे बाहर टेम्परेचर के अलावा रखेंगे तो आपको भी पता लग सकता है कि ये जो वैक्सीन अगर आप खरीद के लगवा रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये वैक्सीन का कलर चेंज तो नहीं हुआ हुआ स्टिकर पे जो कंपनी ने लगाया। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने कहा कि पूरा उसका मुंह लॉक हो जाता है, पूरी जो उसके पट्टे जो है ना वो फड़फड़ाने शुरू हो जाते हैं, क्या ये पहली अलामत में ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं या इनिशियल जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो कुछ और हैं? नहीं, होता ही इससे शुरू है कि झटका लगा और जो लोग कई देखें झटके लगने में ना लोग अक्सर ये समझते हैं मिर्गी का दौरा पड़ गया बाहर एक बंदे को, तो वो फौरन जूता लेके आ जाएंगे उसको सुंघाने के लिए कि जूता सुंघा दो। एक तो जूता सुंघाने का कोई फायदा नहीं, अगर किसी बंदे को झटके लग रहे हैं तो 1122 पे कॉल करें, फौरी तौर पे उसे किसी अस्पताल में पहुंचाएं और उसको करवट दे के लिटाएं, क्योंकि कई दफ़ा जब मरीज को झटके लग रहे होते हैं तो वो उल्टी कर देता है खुद ही। ठीक है। तो जब वो उल्टी करता है तो वो सांस की नाली में भी जा सकती है क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं होता उसका अपने ज़बान पे और मुंह पे। और ऊपर से अगर लॉक जॉ भी हो रहा हो तो आप खुद देखेंगे फिर तो 100% चांस है कि वो एस्पिरेट कर जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप अपनी डॉक्टरी ना लगाएं मौके पे, क्योंकि अक्सर लोगों को ना यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये कि हमने स्कूलों में कभी बच्चों को इन चीज़ों का बताया ही नहीं है। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स का, एक्सीडेंट्स का, बीमारियों का, अगर ये थोड़ा बहुत भी हम स्कूलों में पढ़ाते हैं तो करोड़ों बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं
वो कल को उनका भला हो जाएगा। जैसे स्कूलों में किन जो बड़े बड़े आजकल स्कूल हैं जो पैसे लेते हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने बाकायदा डॉक्टर रख लिए हैं अपने, ताकि वो एजुकेशन कर सकें बच्चों को। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है ना, तो मेरे ख्याल से इस तरह के इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए। एक और कॉलर हैं, हसन है, जिन्होंने लाहौर से कॉल किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है कॉल। हसन, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। तो दूसरा ये जो चीज़ डॉक्टर साहब ने हमें बताई है कि इसका पहला जो साइन है वो यही है कि आपका जो जॉ है वो लॉक हो जाएगा, लॉक जॉ हो जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा। तो अगर आपके बच्चा कभी गिर जाता है, खुदा ना खास्ता उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले आपने यही अलामत देखनी है कि अगर उसका जो लॉक हो रहा है तो आप फ़ौरन से जो है ना वो डॉक्टर के पास भागें। घर में कोई भी ऐसी जो है ना करने की जरूरत नहीं है इसकी। वैसे ही किसी को झटके लग रहे हो, कभी भी उसे खुद से रेमेडी कोई ना करे। कई लोग ये समझते हैं शुगर लो हो गई है, इस वजह से ऐसे भी होता है, डायबिटिक्स होते हैं, उनको शुगर लो होने की वजह से भी झटके लग सकते हैं। अच्छा। बेहोश हो सकते हैं वो लोग, फौरन चीनी मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। जो कुछ आप चीनी भी मुंह में डाल रहे हैं, पानी एक तो ना डालें, क्योंकि पानी डालेंगे डायरेक्टली तो वो अंदर चला जाएगा सांस की नाली में। यूजुअली जब बंदा बेहोश हो जाए तो उसे IV लाइन से लगाना पड़ता है शुगर के टीके, ताकि फ़ौरन उसकी BSL पूरी हो। चीनी मुंह में डालने से वो बड़ी देर में स्टमक में आएगी, फिर वहाँ से जज़ब होगी, फिर खून में जाएगी। तो इसलिए लोगों की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना ज़रूरी है। और फिर उस मरीज़ को जो भी करीबी अस्पताल हो आपके, कोई प्राइवेट है, कोई छोटा सा भी अस्पताल है, वहाँ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वो एक डॉक्टर वहाँ पे होगा, वो उसको मैनेज कर लेगा, उसकी एयरवे को स्टेबल कर लेगा, उसकी शुगर को चेक कर लेगा, ब्लड प्रेशर चेक कर लेगा, उसकी एक बेसिक वर्कअप हो जाएगा। छोटा भी डॉक्टर होगा ना, छोटा क्लिनिक भी होगा, वो भी समझता होगा कि यार इसको कैसे हैंडल करना। चले, हसन ने हमें दोबारा कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन, क्या आप पूछना चाहेंगे? जी मैम, मुझे चूहे ने काटा था, तो वैसे भी अगर कोई जानवर काट ले तो क्या टेटनस का टीका लगवाना चाहिए? ठीक है, आप चूहे ने काटा है वो कह रहे हैं, तो क्या जानवर भी काट ले तो आपको लगवाना चाहिए टेटनस का? कुत्ता काटने पे भी टेटनस का टीका साथ लगवाते हैं, कुत्ता काटने के टीके भी लगवाते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन भी। 5 टीके हैं इसके भी, 0, 1, 3, 7, 21 डेज पे लगते हैं। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर जानवर काट ले, चूहा काट ले तो लगवा लें टीका टेटनस का लाजमी, और रेबीज के टीके भी लगवा लें। कोई पता नहीं होता इन जानवरों का। ये खासतौर पे जो कार्निवोरस हैं, जैसे कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस वक्त शहर में, और रात को लोगों के पीछे भागते हैं। मैंने पिछले 4 दिन पहले एक डॉक्टर की माँ को मार्केट जा रही थी, कपड़े खरीदती फेरी थी, पीछे कुत्ता फेर रहा था, उसने उसकी टांग पे काट लिया। उसके अलावा 3 बंदे मैं रेबीज के देख चुका हूँ, 2 बंदे मर चुके हैं पिछले 3 दिनों में कुत्ता काटे के। कहते 1 महीना पहले मैंने बंदे से पूछा आपको कुत्ते ने काटा? उसने कहा जी 1 महीना पहले छोटा सा कुत्ता था, उसने मुझे काटा है, और मैं 1 महीने बाद, अब 1.5 महीना हो गया, अब एकदम मुझे वो हाइड्रोफोबिया होता है। जैसे ये मैं ग्लास है ना, ये पानी है इसमें, मैं इसको ऐसे लेके आऊँ ऐसे होने लग जाए, मैं पी नहीं सकता पानी से। इतना खौफनाक बेचारा। और ये मरीज़ को जो एक दफ़ा जब शुरू हो जाए हाइड्रोफोबिया, तो उसके बाद वो मरीज़ 8 घंटे 10 घंटे में मर जाता है, एंसेफेलाइटिस शुरू हो जाता है। और 3 मरीज़ मैं देख चुका हूँ, वो बल्कि डॉक्टर जिसकी वालदा को काटा 3-4 दिन पहले, उसके लिए मैं दुआ गूँ कि उसको ना हो बेचारी को रेबीज़, क्योंकि 100% मोर्टेलिटी है। और कुत्तों से हमेशा दूर रहें। उसकी कुत्ते भी पता है पहले शायद नहीं ये काटते थे, ये अब हुआ है कि कुछ लोगों ने ना, ये ज़्यादा बहुत हो गए, एक तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरा ये हुआ है कि लोग ना इनको गोश्त डालने लग गए गलियों में आके। जब आप एक जगह एक दिन गोश्त डालते हैं इनको, अगले दिन वो कुत्ते सारे वहीं पे होते हैं, आप इन्हें गोश्त नहीं डालते। खासतौर पे जो खवातीन गोश्त डालने लग गई है ना, तो वो फिर जो भी गुजरता है गुस्से में आगे उसको काट लेते हैं कि यार आज मेरे को गोश्त ही नहीं डाल रहा। तो भाई ऐसे एडवेंचर ना करें, दूसरों की जानों को रिस्क में ना डालें। आप डालें ना, वो कूड़े से खाते थे पहले, अपना बंदोबस्त करते थे, अब उनको इस तरह कर रहे हैं तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो खुदारा जो है ना वो टेटनस का टीका जरूर लगाएं, अपनी जान की हिफाजत जरूर करें। अच्छा, ये हमें फार्मेसी से लगवानी चाहिए या फिर हमें जाके जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ से लगवानी चाहिए? आपने कहा ना कि इसकी कोल्ड चेन बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है, तो कहाँ से प्रेफर करें हम लगवाना? मेरा तो ये ख्याल है कि सरकार का एक पूरा प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, ये कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं और अस्पतालों तक टीके को पहुंचाते हैं। अक्सर अस्पतालों को आपने देखा है लोड शेडिंग से भी एग्जेम्पशन दी हुई है वापडा ने, ताकि ये ना हो कि वैक्सीनें ख़राब हो जाएं या दवाई जो फ्रिजों में रखी हुई वो ख़राब हो जाए। इसीलिए लाइट यूजुअली नहीं जाती अस्पतालों में, इनके टीके ठीक होते हैं, आप इनसे लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जी हम तो बहुत अमीर है, हमें जरूरत नहीं है अस्पताल से लगवाने की, तो वो जहाँ मर्जी से घर पे किसी को बुलवा के भाਵੇਂ लगवा लें, किसी फार्मेसी की चेन को कहें कि यार घर ला के बंदा भेज दो, अपनी प्रेफरेंस है। बस आप ये इंश्योर करें कि जिस बंदे से भी आप लगवा रहे हैं वो कोल्ड चेन मेंटेन जो है ना उन्होंने मेंटेन रखी हो इन इंजेक्शंस की, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो अच्छे तरीके से आ सके। तो हमारे साथ डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद थे। हम टेटनस के हवाले से बात कर रहे थे कि ये बीमारी है क्या, और
किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस सारे मामले के ऊपर बात करके, और जिस तरह बारीकी से आपने इसके बारे में बताया है हमें। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सैलाब के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसने ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है बल्कि सेहत के मसाइल भी बेहद बढ़ा दिए हैं। गंदे पानी और मच्छरों की एक तो बहुतात के बायस मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, आंखों के इन्फेक्शन और हैज़ा जैसी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये बीमारियां तेज़ी से फैलती जा रही हैं और अगर बर वक्त इसकी एहतियात नहीं की गई तो बड़े नुकसान का भी सबब बन सकती हैं। ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम बचाव के तरीके अपनाएं और अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना सैलाब के बाद जो फैलने वाली बीमारियां हैं इनका हल ढूंढा जाए, कुदरती तौर पर और आसान तरीक़ों से किस तरह हम महफूज रह सकते हैं, इस पर बात की जाए। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। हकीम साहब, सैलाब की सूरत हाल हम सबके सामने है, बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है, लेकिन इसके बाद जो बीमारियां फूट रही हैं, जिस तरह स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेट के इन्फेक्शन हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू, हैज़ा, ये सारी बीमारियां जो है ना उसके बाद हो रही हैं। तो इसका कोई तरीका इलाज हो जो कि कुदरती तौर पर हो, हर्बल तरीके से हो, जड़ी बूटियों से हो, जो हम घर पे कर सकें? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक तो परेशानी ये कि उनका सामान चला गया, बहुत सारी उनकी जो बहुत सारी तो मवाद भी हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो ज़मीनें, फसलें, वो सारा कुछ नुकसान होने के बाद अभी जो आगे आने वाला टर्न्योवर उसमें जो होने वाला है, ये जो पानी खड़ा है इसके अंदर मच्छर पैदा हो जाएगा और मच्छर जो है वो डेंगू का सबब बनेगा, मलेरिया का सबब बनेगा, फिर आगे जाके चिकनगुनिया, टाइफाइड बुखार, फिर हैज़ा जो सबसे ज़्यादा आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारी है। हैज़े की वजह से फिर आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ साथ जो इसके बीमारियों के साथ साथ एक जो ज़हनी तौर पे परेशानी होती है इंसान को कि मेरा सारा कुछ चला गया, उसमें एक तो अल्लाह ताला से रुजू, अल्लाह से इंसान दुआ करे, और उसके साथ साथ एक तो जैसा भी इंसान कुछ भी खाए पिए लेकिन साथ हो जैसे आम दुआ अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा जिसका कुरान मजीद में जिक्र है उसका दम ज़रूर करें। उसकी बुनियादी वजह कि इसमें जो अक्सर औक़ात मूज़ी जानवर जो है ना वो भी आ जाते हैं, इसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई चीज़ काट लेती है। फिर एहतियाती तौर पर सबसे ज़रूरी काम है कि पानी साफ़ सुथरा पिया जाए और उसके बाद जब भी ये सैलाब में कपड़े गीले हो जाते हैं कोशिश की जाए उनको खुश्क किया जाए, ऐसे ही पंखे के आगे ना बैठा जाए, इससे भी फेवर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हैज़ा जो है ये सबसे ज़्यादा जो इसमें मसला बनता है हैज़े का, वो इसमें पानी साफ़ सुथरा हो और ख़ुराक में भी जो भी चीज़ खाएं कोशिश करें, जैसे अब फल पानी में भीग गए तो उसे नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करें। एहतियात के साथ खाने में क्या है सबसे बेहतरीन है इसमें ये लौंग और दारचीनी, इसका कहवा बना के इसके अंदर लेमन निचोड़ के पिया जाए तो फौरी तौर पे उल्टी और मोशन दोनों चीज़ों को रोक देगा ताकि फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाए। उसके बाद उसे ना पुदीना, ये ताज़ा पुदीना ले लें, ताज़ा पुदीना लेके इसको उबाल के रख लें, इसका पानी पिलाया जाए पीने के लिए, सादा पानी ना दिया जाए। और अगर पेचिश ज़्यादा हो तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है एक, इसको हम साथ ना दे सकते हैं। हाँ, ये इसमें ना ये दे दें, मोचरस और बैलगिरी दो चीज़ें होती हैं, ये दो चीज़ें जो है इनका फाइन पाउडर करके ना कैप्सूल भर के, या बच्चा है तो 2-2 चुटकी, ये फौरी तौर पे मोशन को रोक देती हैं। और इसके साथ साथ ये हैज़ा जो है इसमें खाने में थोड़ा सा परहेज़ किया जाए तो फौरी तौर पे हैज़ा ठीक हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इसके अलावा जो बुखार, टाइफाइड जो बहुत ज़्यादा, जिससे क्या करें? हाँ, उसके लिए आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए टाइफाइड के लिए बड़ा बेहतरीन किस्म का नुस्खा है हमारे पास। ये आपने लेना है करंजवा, बड़ी बेहतरीन, बुखार के लिए इतना अच्छा है ये, टाइफाइड के लिए इतना अच्छा है कि पहली खुराक से पेशेंट जो उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। करंजवा ले लें 20 ग्राम और 20 ग्राम ही ले लें आंवला, 20 ग्राम ही आंवला ले लें और 20 ग्राम करंजवा ले लें। और उसके बाद ना ये फटकड़ी बरिया, ये ना इसको फुला कर लेते हैं तवे के ऊपर, ये ले लें
40 ग्राम। और उसके बाद ये जंग हरड़ इसको ना कहते हैं, और स्याह हरड़ भी कहते हैं, छोटी होती है ये, ठीक है। इसको भी बरियां कर लें। और ये ले लें 80 ग्राम। ये 4 चीज़ें, इनका 4 चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद ये इस्तेमाल में लाएं। इसका कैप्सूल भर लें 500 mg का, सुबह शाम एक कैप्सूल दें, फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाएगा, तबीयत बेहतर हो जाएगी। टाइफाइड सही हो टाइफाइड जाएगा, के लिए फीवर जो है बहुत ज्यादा आपको होता है, बार बार होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा, और ये खतरनाक होता है, ये अंदर रहता है काफी दिन। इसी तरह मलेरिया में क्या होता है कि कपकपी मच्छर काटने से ऐसा बुखार होता है, सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है, फिर उसके बाद सर्दी के साथ साथ कमज़ोरी, निकाह, तिली का बढ़ जाना, ये इसमें शुरू हो जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें बड़ी आसान सी चीज़ है। एक तो ये गोदंती पाउडर है ये, और इसमें 3 चीज़ें ये ले लें। पुदीना ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद अजवाइन ले लें 100 ग्राम, और ये गंधक आंवला सार ये ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेके इनका फाइन पाउडर कर लें। उसके बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा इसका लें, उसमें थोड़ा सा ये पाउडर 4-5 चुटकी ये डाल के ना, पहली खुराक खाते ही फौरी तौर पे कपकपी ख़त्म हो जाती है, जो सर्दी लग रही होती है। और सर्दी के लिए इससे भी फास्ट इलाज, फौरी तौर पे शहद लें, 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें शामिल करके तो आप पिएंगे, अभी आपका गिलास खत्म होगा तो सर्दी खत्म और हो आपकी जाएगी, कपकपी खत्म हो जाएगी, सर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह आम बुखार के लिए ये अक का पत्ता, ये अक्सर आप देखते हैं प्लाटों में लगे होते हैं, हाँ, बिल्कुल लगे हुए होते हैं। ये पत्ता इसको साए में खुशक कर लें, ठीक है। अगर इस खुशक करने के बाद इसका 50 ग्राम वजन है तो इसमें आपने चीनी 50 ग्राम शामिल कर लेनी। अच्छा, और ये इतना अच्छा है मौसमी बुखारों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चा हो बड़ा हो, 2 से 3 चुटकी सिर्फ डोज है इसकी, वो शहद में मिला के ले लें या वैसे ले लें, फौरी तौर पे बुखार को अफाका करता है। उसके बाद अब ये जो सबसे बड़ा मसला बनना है खारिश का, खारिश, दाने, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जानी है, क्योंकि मौसम अब जिस तरह का ये साफ़ पानी है नहीं, फिर इसमें अब जो आलात हैं, जो हमारे जो मवेशी हैं उनके जो भी सारी चीजें मिक्स हैं, अब उसकी वजह से जो पानी लगना है जिस्म को, तो आपके खारिश का इन्फेक्शन, खारिश हो जानी है। उसके लिए सबसे पहला काम तो, अगर आपकी स्किन पे खारिश है या नहीं है, तब भी नीम हर जगह पे मिल जाती है, ठीक है। नीम को पानी में उबाल के तो इस पानी से नहाया जाए, इतना बेहतरीन है। उसके बाद जैतून ऑयल अक्सर घरों में होता है, जैतून ऑयल की मालिश की जाए, सही है, ठीक है, वो लगा ली, ये बेहतरीन है। इसके साथ खारिश का इतना कमाल का नुस्खा बताने लगा, अगर किसी के वो दाने बन गए हैं, खारिश बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये 3 चीज़ें। इसमें जी गंधक आंवला सार ले लें आप 20 ग्राम, उसके बाद ये वैज़लीन ले लें 100 ग्राम, इसमें 5 ग्राम काफूर डाल दें, ठीक है, ये ठंडक पहुंचाएगा, सुकून देगा। ये 3 चीज़ें इसकी आप मरहम बना के रख लें, इतनी कमाल की है, जितनी मर्जी आपकी सालों पुरानी खारिश है, ये फौरी तौर पे दानों के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये जो चीज़ें सारी हैं इसमें, ये जो आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो फौरी तौर पे आपको तमाम तर सारी चीज़ें जी आपको आज हमने बताई हैं कि किस तरह, अगर खुदा न खास्ता इस तरह के इलाके में आप मौजूद हैं या आपके रिश्तेदार या जानने वाले मौजूद हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं और इस तरह के इन्फेक्शंस में या बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उनके लिए आप ये चीज़ें अरेंज करके उन्हें भेज सकते हैं ताकि वो भी सेहतमंद रह सके और इन बीमारियों से महफूज भी रह सके। छोटी सी बात करना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात कोई चीज़, जैसे वो बात की हमने, कीड़े मकोड़े, कोई चीज़ लड़ जाती है, आपके डस लेती है, उसके लिए काटने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, घर में होनी चाहिए, और ये आम बड़ी सस्ती सी है। इसमें 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर, 3 चीज़ें आप बराबर वजन लेके किसी बोतल में डाल कर रख दें, और थोड़ी देर आप धूप में रखेंगे तो ये इस तरह मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पे भी आपके हो फौरी तौर पर लगा लें। अच्छा, अगर आपका नाक बंद हो गया तो नाक पे लगा लें, सर दर्द है तो सर पे लगा लेंगे, अगर पेट में दर्द है हैजा फौरी तौर पे लगा लें, तो फिर पेट पे लगा सकते हैं, साथ चीनी के ऊपर लगा के 2-3 कतरे खा लें, फौरी तौर पे अफाका है। क्या बात है जी, बहुत ही ये जरूरी इसलिए था कि आजकल उससे बचा जा सके। ठीक है जी, हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप ये हमें जो है नुस्खा जात बता के जा रहे हैं ताकि आप लोग भी सेहतमंद रह सके। और जनाब अब कुछ हमने सोचा कि क्यों ना खाने पीने की बात भी हो जाए अपने शो के एंड के ऊपर। और आजकल मौसम भी इतना मज़े का हुआ है कि हम लोग 4-5 बजे ना कुछ स्नैकिंग करने का दिल करता है कि वो चाय का टाइम होता है कि हम साथ साथ चाय पी रही हूँ, साथ साथ मौसम को इंजॉय कर
रहे हो, और उसके साथ कोई हल्का फुल्का सा ना, कोई बाहर से समोसे मंगा लिए, पकौड़े मंगा लिए, ऐसी चीज़ें हो गई। लेकिन ये वो चीज़ें जो कि आपकी डाइट को, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप घर में बना रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग पसंद करते हैं चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें, बच्चे जो है वो बहुत पसंद कर रहे होते हैं। तो आज हम उनके लिए लेकर आए हैं कि उनके लिए आप हेल्दी स्नैकिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने भी चॉकलेट खानी है तो आप वो भी किस तरह की घर पे बना सकते हैं। तो हमारे साथ आमना लतीफ़ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और वो एंटरप्रेन्योर हैं, अपना पूरा बिजनेस चला रही हैं चॉकलेट से, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये जो आपने मेल्ट की है चॉकलेट, आमना पहले ये दिखा दें उनको कि इस तरह। बिल्कुल, आई जस्ट एक्सप्लेन कि डबल बॉयलर को इस तरह से मेल्ट करते हैं। आप किसी देगची के अंदर थोड़ा सा पानी लीजिए, इतना कि ये ऊपर वाला जो आपका जो आपने लिया हुआ है सांचा, बाउल लिया हुआ है, हाँ, उसको टच ना करे नीचे से। एंड देन आपने इसमें डार्क चॉकलेट डालनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है, और ये खुद ही टेम्परेचर के साथ मेल्ट हो जाएगी। ये मेल्ट हो जाएगी। तो जब आप इसको मेल्ट कर लें, ये माइक्रोवेव में भी आसानी से हो जाती है। 10 सेकंड्स के वक्फे से इसको मेल्ट कीजिए और कीप मिक्सिंग इट अप। ठीक है। वंस इट्स मेल्टेड तो फिर आप इसके अंदर हेल्दी चीज़ें डालें, क्योंकि हम Healthy कोशिश यही snacking कर रहे हैं कि करें, हेल्दी हाँ। स्नैकिंग कैसे ठीक करें। है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों ने चॉकलेट भी true। खानी है, वार्मथ देती है। तो आप मूंगफली हैं, बादाम हैं, खजूर हैं, इनको है। डालिए। थोड़ा सा अगर आप बिस्किट का इफेक्ट चाहते हैं तो आई ब्रॉट दिस कोकोनट मैकरून्स और Okay। आमंड मरैंग, ये ठीक हर है। बेकरी में मिल जाते जी हैं। बिल्कुल। इनमें अच्छी बात ये है कि अच्छी, ये ये एग वाइट healthy से, है। जी, ये ठीक है। एग वाइट से बनते Okay। हैं। चीनी तो होती है लेकिन एग वाइट, Okay। साथ कोकोनट हो जाता है जो कि हेल्दी वो है, healthy बादाम है, हो ठीक जाता है। है, वो भी हेल्दी है। अच्छा, ये मैंने आपको एक स्नैक बना के ये बताया, मुझे सबसे popcorn। अच्छे जो है ना वो लगे जी। पॉपकॉर्न, जो है ना वो आप चॉकलेट वाले पॉपकॉर्न खाएं। क्या Popcorn, बात है, वेरी बिल्कुल। गुड। तो आप निम्को के बजाय रिप्लेस कर दें, हल्की फुल्की Popcorn। ड्रिजल करें पॉपकॉर्न के ऊपर, ठीक है, एंड good। यू मेक इसको छोटा छोटा क्लस्टर्स बना के बच्चों Very को good। खिलाइए। वेरी नाइस। इसके बिस्किट्स मैंने बताए थे, उनको भी चॉकलेट में डिप कर सकते ठीक हैं, है। लाइक दिस। थोड़ा सा आपको एक और मिल जाएगा फैंसी, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, दो फिर को जो इस तरह से मैक्रोन्स ज्वाइन हैं कर उनको लें, भी आप कर सकते हैं। मेल्टेड ठीक है। चॉकलेट जी। और साथ ये जो मैंने बनाया है ये आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसमें आप मैंने डाली है, दिस वन हैज़, ये बादाम है, इसमें ठीक है। खजूर है, साथ पंपकिन सीड्स हैं, ओके। इसमें मूंगफली है। तो ये डार्क चॉकलेट है, पतली सी है, और आप आराम से इसको बिस्किट की शेप दे के रख लीजिए। ठीक है। 2 साल इसको कुछ भी नहीं होगा फ्रिज के ये अंदर। 2 साल हम इसको स्टोर कर जी। सकते हैं बना के। अगर ये खत्म ना हो पहले। वेरी गुड। और ये सारी Wow। चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं, बादाम और ये बिस्किट्स उसके वगैरह, अंदर ही आपने वो उसको ये कपकेक के वो दे दिया हुआ डाल है। दिया। ठीक आपके है पास जी। अगर छोटे मोल्ड हो तो हाँ। उसमें डाल दें। ये 1 टेबलस्पून है क्वांटिटी, Okay। तो ये बाइट साइज आपके लिए बन जाता है। वेरी गुड जी। आप साथ साथ कॉफी के साथ पिए, एंजॉय साथ करें। चाय एंजॉय करें, Yes। आपका जो दिल करता है आप उसके साथ पिए, और ये हेल्दी स्नैकिंग जो है ना Right। आप कर सकते हैं। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी बस नहीं है। आपको मेल्टेड चॉकलेट एक बेस चाहिए। ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप डार्क चॉकलेट लीजिए, ठीक है। क्योंकि वही हेल्दी होती है, उसमें चीनी भी कम होती है Okay। और कोको ज़्यादा होती है, और उससे आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है। तो आप इस तरह से खाएंगे तो वो प्रोटीन का जो एलिमेंट आ जाता है ना एग वाइट से, और साथ बादाम से या किसी भी हाँ। नट के साथ, वो बैलेंस कर देता है कॉम्पोजिशन को। ठीक है तो जी। इंशाल्लाह आपको जो स्नैक्स चाहिए होते हैं और जो बच्चों को थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है, चलें। विंटर में भी ऑफ एंड ऑन यू वांट समथिंग हेल्दी, समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग, तो शुगर क्रेविंग, तो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल चलिए करें जी। इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं जो आमना हमारे लिए, आप लोगों के लिए आज लेकर आई थी। आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई और इतनी मज़े की हेल्दी ऑप्शंस आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा घर पर, और फिर हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत से बात कर लेते हैं। और आजकल आपको पता है कि नौजवानों में जो है दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक्स, एंजाइना का पेन और कार्डियक अरेस्ट, ये प्रॉब्लम जो है ना ये बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं, और इनके केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि जब हार्ट अटैक आता है तो हमें सुनने को मिलता है कि जी हार्ट अटैक हुआ है तो अब ना इसके दिल में स्टंट डाल दिया गया है। वो स्टंट कैसे डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, उसके मयार को किस तरह
तरह चेक करना चाहिए, अगर डलवा रहे हैं तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और अगर आपका ऑपरेशन हो गया और अब आपके दिल में स्टंट है तो उसके बाद आपने एहतियात किस तरह बरतनी है, ये तमाम तर चीज़ें जिनको आज हमने इन डिस्कशन लेकर आना है। और इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल ने आज हमें ज्वाइन किया। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और साथ ही साथ प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी है। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आप ही से स्टार्ट करेंगे। ये जो सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक मैं तो कहूँगी कि होती जा रही है कि पहले हम सुनते थे कि बड़ों में कोई लेटर एज में 40-50 साल के बाद हार्ट अटैक होता था, अब तो 20 इयर्स में भी मैंने देखा है कि यंगस्टर्स में भी ये कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सबसे वजह आपको क्या लगती है कि ये क्यों है कि अर्ली एजेस में अब ये आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे अहम चीज़ जो आपने नुक्ता उठाया, दैट्स अ रियल मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। हार्ट प्रॉब्लम्स जो है आज से 30 से 40 साल पहले इट वाज कंसिडर्ड कि इट वाज अ डिजीज़ फॉर एलीट, यानी कि अमीरों में ये हार्ट प्रॉब्लम्स होती थी और ये हार्ट अटैक्स होते थे, और एज ग्रुप भी जो था इट वाज समथिंग लाइक आफ्टर 50s। बट अब जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं बढ़ती आबादी के साथ, वो ये है कि हार्ट अटैक्स या दिल की अमराज जो है यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं। और उससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि मिडिल क्लास और लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, यानी कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें, या यंग लोग जो कि अभी उन्होंने अपने करियर बनाने हैं, उनमें ये जो हार्ट प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रही हैं। इनके जहाँ तक वजूहात का ताल्लुक है, ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर नोट करें, आपने ख़ास तौर पे यंग इंडिविजुअल्स की बात की, आप याद करें, आप तो खैर अभी छोटी हैं, बट ऑब्वियसली यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि वो जब स्कूल या कॉलेजेस में जाते थे तो वहाँ क्या सूरत हाल थी। देवर लॉन्स एंड एवरीबॉडी वाज एनकरेज्ड कि एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता था, लॉन्स होते थे, हॉकी ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, इवन तो स्कूल ट्यूशन से आके भी वो कहते थे हम बाहर खेलते थे। बिल्कुल, उसके बाद जो है वो पैदल चल के जाते थे, साइकिलिंग बहुत कॉमन थी, बहुत कम लोग जो है गाड़ी में जाते थे। तो और प्लस लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स वो बहुत बेहतर थे। हर घर में शाम को एक सब्जी या दाल तो ज़रूर पकती थी, और जिस किस्म के जंक फूड आजकल है ये तब नहीं पाए जाते थे। बिल्कुल उसके अलावा शराय स्मोकिंग, ओबेसिटी, वज़न का बढ़ जाना, और आजकल यंगर एज ग्रुप में आपने ख़ास तौर पे बात की जो है ड्रग्स, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज़, जो कि सिगरेट में मिला के अदरवाइज जो है इंटेक की जा रही है। दीज आर द कॉजेज़ फॉर ये जो है हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स यंगर एज ग्रुप। एंड इवन जिस तरह आप कह रही थी कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास अब 20s में भी आ रहे हैं, 30s में भी आ रहे हैं, और बहुत परेशान कन बात है। इन माय प्रैक्टिस आज से कोई अगर 20-25 साल पहले ये था तो ऑब्वियसली अगर एक एडल्ट बुजुर्ग आ रहा है और साथ बच्चा आ रहा है तो ऑब्वियसली यही समझा जाता था कि जो बुजुर्ग जो है उसको हार्ट प्रॉब्लम है, और अटेंडेंट चेयर पे जो है उसका बेटा बैठता था। अब हर 10 में से 1 या 2 में बुजुर्ग जो अटेंडेंट चेयर पे होता है और बच्चे को आगे तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है कि अभी इतनी इसकी रेशो है तो मजीद आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इसकी रेशो मजीद बढ़ जाएगी। चलिए, इस पे तो बात होती रहती है। आज हमने थोड़ा सा स्टंट के बारे में भी बात करनी है कि हार्ट अटैक जब होता है तो ये सुनने को मिलता है जी इसके दिल में स्टंट डाला गया है। तो ये क्या प्रोसीजर होता है, स्टंट किस तरह डाला जाता है, क्या चीज़ें, मतलब क्या दिल काम करना छोड़ देता है जो स्टंट डाला जाता है, ये क्या होता है इसका मामला? जिस तरह के आपने बताया, स्टेंट्स 2 किस्म के मतलब सिचुएशंस में डाले जा सकते हैं। एक तो यह है कि रूटीन में अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई, आपकी एंजियोग्राफी हुई, जिसको कि इलेक्टिव स्टेंटिंग कहते हैं, और आपने देखा कि एंजियोग्राफी की, दिल की शराना में तंगी है, बाईपास या स्टेंट आपने डाल दिया, मगर जो आपने बात पूछी है वो जो है हार्ट अटैक में स्टेंट, ठीक है, सो दैट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट सिनेरियो। इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। वजह यह है कि अगर हार्ट अटैक के अंदर दिल की किसी शरायन में सडनली हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू अ क्लॉट इन आर्टरी, जब क्लॉट आता है तो जो एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरी है वो डेड हो जाता है, और अगर विद इन फ्यू आवर्स अगर उसको ब्लड फ्लो रिस्टोर ना किया जाए तो फिर इरिवर्सिबल डैमेज हार्ट का हो सकता है। तो उसके अंदर जो है पहले जो है यहाँ टीके दिए जाते थे जिनको हम थ्रोम्बोलिटिक्स कहते थे, जो कि आज से 3-4 साल पहले तक भी मेजॉरिटी ऑफ आवर हॉस्पिटल्स में ये दी जाते थे, बट इट वुड वर्क जस्ट इन 35 to 40%, यानी कि 10 में से 3 से 4 पेशेंट्स ही जो है उसमें बेनिफिट करते थे, बाकियों में हार्ट डैमेज हो जाता था। बट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2022 के बाद जो है प्राइमरी पीसीआई यानी कि हार्ट अटैक के अंदर एंजियोप्लास्टी फॉर ऑल इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, दैट इज़ द ट्रेडिशन, और वो फॉलो हो रही है।
उसमें यह है कि हार्ट अटैक में इमीडिएटली आप बजाय कि वो टीका दें, आप फौरी तौर पे एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाल के मायोकार्डियल साल्वेज यानी कि क्लॉट को रिमूव करके और ब्लड फ्लो रिस्टोर करके हार्ट के डैमेज को रोक लेते हैं। सो दिस इज द एंजियोप्लास्टी या स्टेंट ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी ये इसको किया जाता है। ठीक है, मैं बिलाल से बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं शाहिद, उन्होंने आरिफ वाला से हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, मुबीना आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर कड़ियालो जिस साहब का नाम तो सामने नहीं आ रहा जी, बेंच से प्रोफेसर जुबैर अकरम साहब जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने अपनी वालदा को अभी रिसेंटली 2 मंथ हुए हैं डॉक्टर हॉस्पिटल से स्टंट डलवाए हैं 12 लाख के 2 जी। तो अभी हमें इस चीज की परेशानी लगती है कि वो स्टंट जो उन्होंने डाले हुए हैं सर, इसके अंदर मेरी भी 50 एज है जी, 50 साल तो मैं भी 50 प्लस थी, तो उन्हें डायबिटीज पेशेंट भी थी, ठीक है, लेकिन मैं मुतमिन नहीं। अगर आप मेरे अन्य तौर पे मुझसे पूछा तो मैं मुतमिन नहीं हूँ। जो गवर्नमेंट हमें सजेशन देती है वो कहती है कि जो हमारे, अब वो कहते हैं ये चाइना की चीज है, ये चाइना का स्टैंड है, ये स्टैंड है, ये हम एक आदमी आरकाना से ट्रैवल करके हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ 12 लाख लगता है सर, तो उसको चीज भी मुतवाज़न ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर? थैंक यू। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट कि एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज वर्सेस अ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज। एक तो उसमें आपने अखराजात की बात की कि उसमें खर्चे जो है ज़्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल, और आप पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी हॉस्पिटल के स्टेंट्स जो है इन्फीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल के जहाँ पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। और ऑब्वियसली क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसकी कोर कमेटी जो कार्डियोलॉजी की है उसका मैं मेंबर भी हूँ CM की, ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है और हज़ारा पेशेंट्स जो है वो वहाँ हैं और वहाँ हर चीज़ रिपीटेड है, और वहाँ जो स्टेंट्स भी परचेज़ किए जाते हैं वो जो है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के तहत है और टॉप क्वालिटी स्टेंट्स खरीदे जाते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ FDA अप्रूवल। सो बेशक डॉक्टर्स हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, मोस्टली उधर जो है FDA अप्रूव्ड विच इज़ US एक्रीडेशन, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो 100% FDA अप्रूव्ड स्टेंट्स ही जाते हैं और FDA मीन्स क्वालिटी। सो जहाँ तक आपने बात की कि जी वहाँ खर्चे का क्या फ़र्क है, ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आपको गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करती है, रिबेट देती है, उसके अखराजात बिजली एंड मेंटेनेंस एंड ऑल दैट उसकी भी है, और गवर्नमेंट की फंडिंग भी उस हॉस्पिटल में होती है, तो इसलिए जो है वो वहाँ एक चीज़ रिलेटिवली सस्ती डलती है। बट ऑब्वियसली अगर आप देखें, आपने बाईपास हो या एंजियोप्लास्टी हो, यूजुअली देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल का ताल्लुक है, कुछ लोग होते हैं हु कैन अफोर्ड, और आप वो जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपकी प्रेफरेंस होती है कि आपने, बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे तो वहाँ भी उतना ही अच्छा इलाज आपको मिलेगा जितना आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। तो बिलाल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है वहाँ पे, हर किसी को मेरे ख्याल से कुछ साल 2-2 साल 3-3 साल बाद आपकी बारी आती है, तब तक आपकी सूरत हाल, आपकी सेहत इतनी ख़राब हो गई हो, तो आपको नहीं लगता फिर हमें अब इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, अलग से डिपार्टमेंट्स, अलग से हॉस्पिटल्स बना देने चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह प्रोफेसर जुबैर अकरम साहब ने बताया कि ये चूँकि पहले तो ये बड़ी आम बीमारी नहीं होती थी, बड़ी रेयर बीमारी होती थी 90s में अगर हम बात करें तो 2010 के बाद जाके इसकी जो रेशो है बहुत डबल ट्रिपल जो है ये हो चुकी है। तो आजकल तो आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया 20 to 30 को भी स्टंटिंग हो रही है, इससे बिलो भी हो रही है, 17-18 तक भी जो PIC के अंदर जो स्टंट है ये डाले गए हैं। तो इस वजह से जो रेशो है ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कॉजेज डॉक्टर साहब ने सारी बता दी कि वही है जो कि हमारी नौजवान नस्ल आजकल जो कर रही है, जो करने वाले काम नहीं है, तो इसकी वजह से जो रेशो है वो बढ़ रही है। लेकिन हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स पे, प्रिवेंशन पे तो बात की है, तो आज हमने चूँकि जो उन्होंने बात की थी हमारे कॉलर ने कि स्टंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा अहम क्वेश्चन इस वजह से है कि स्टंट की जो कॉस्ट है, मैं अभी डॉक्टर से पहले भी पूछ रहा था कि इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है। अगर सेंट्रल परचेज में जाएँ तो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये का एक मिलता है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का लें तो 60 to 70,000 का मिलता है। तो फिर जब इसके जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो यही एक स्टंट जो होता है इससे 4 से 5 से समटाइम 6 लाख रुपया भी लिया जाता है। जैसे वो हमारे जो कॉल आई थी उसमें उन्होंने बताया कि फ्लाइंग हॉस्पिटल से जो है ये 12 लाख रुपया ले लिया, उसमें अल्टीमेटली मेरा ख्याल 2 पड़े होंगे उनको।
तो इस तरह की जो इशू है ये लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जब अभी तो सेहत जो कार्ड है PIC में तो बंद हो गया है, अब ये सिर्फ चल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ पे एक मेरे जानने वाला जाता है तो मुझे वो बताता है कि हमने सेहत कार्ड वो जो स्टंट है वो डलवाया है। अगर वो कह रहे हैं आप सेहत कार्ड पे डालेंगे तो आपको लो क्वालिटी का डाला जाएगा, अगर आप पैसे देंगे तो वो फिर हम हाई क्वालिटी का डालेंगे। तो उस वक्त जो कोई बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे, मैं कहा मैं अगर इससे कोई आर्ग्यूमेंट करूँगा तो हो सकता है पेशेंट को सफ़र ना करना पड़े। मैं कहा यार इट्स अप टू यू, जो अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप करवा लें। तो फिर जब उनका बाद में बिल बना तो मैंने चेक किया, तकरीबन वो 6 लाख रुपया था एक स्टंट का। तो यही अगर सेहत कार्ड पे होता तो मेरा ख्याल 2.25 लाख बनता है कार्ड के, 1,05,10,000 रुपया जो है था उनको वो देना पड़ना था। तो इस वजह से हमारा आज का टॉपिक ये था कि स्टंट अगर कॉस्ट ये है तो फिर क्यों इतने जो पैसे हैं जो हैं वो लिए। इसमें नो डाउट कि इसमें एक्सपेंडिचर भी हैं, हॉस्पिटल्स के अपने मामला भी होते हैं, जो डिस्पोजेबल यूज़ होती है वो भी होती है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपको पता है कि 2017-18 में जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब होते थे तो उन्होंने एक फ़िक्स किया था कि हॉस्पिटल्स, खासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक स्टंट के वो कितने लिए जाएँ। अब तो चूँकि कंपनीज भी ज़्यादा आ चुकी हैं, अब तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो अब स्टंट की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बड़े हैं और सस्ता भी हुआ है। तो अब चूँकि अब चाइना भी आ चुका है, अब कुछ ब्रांड्स जो हैं वो FDA से अप्रूव्ड भी हैं, जो कि इस लेवल के जो हैं ये वो आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के बाद स्टंट डल गया, अगर किसी नौजवान में अगर ये प्रॉब्लम हुई है, उसमें डल गया, तो ये इसकी लाइफ कितनी होती है कि ये बंद तो नहीं हो जाएगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका स्टंट बंद हो गया, आपको पता ही नहीं है, तो इसकी ये कितना लाइफ लॉन्ग है? सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलो कि जो स्टेंट्स जो है, जो पहला स्टेंट कमर्शियली पाकिस्तान में डला वो 1993 में डला और इंटरनेशनली भी 1991। सो अगर हम इसकी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 35 ईयर्स ऑफ इट जो कि स्टेंट्स डले, और हम ये नहीं कह सकते 50 साल 100 साल चलेगा क्योंकि इसकी हिस्ट्री इतनी है। और पहले जो थे नॉन मेडिकेटेड यानी कि ड्रग कोटेड नहीं होते थे स्टेंट्स, का इम्कान ज़्यादा होता था, स्पेशली इन डायबिटिक्स जिनको शुगर होती थी। ये 2000 के बाद जो है मेडिकेटेड स्टेंट्स आ गए और अब नॉन मेडिकेटेड स्टेंट्स तो ऑब्सोल्यूट हो गए। अब जो भी स्टेंट्स है, जिस कंपनी का भी है, जिस मुल्क से भी बना है और जो भी जनरेशन है, वो सारे मेडिकेटेड स्टेंट्स है। सो पहली तो बात ये आपने बात की कि यंग, तो एक तो हिस्ट्री में आपस सिर्फ 35 साल का ही डाटा हम दे सकते हैं और विद मेडिकेटेड स्टेंट्स आउटलुक काफ़ी बेहतर है। दूसरा इशू ये है कि स्टेंट्स वंस देयर इट्स देयर, या लाइफ लॉन्ग ये नहीं है। एक ज़माना था कुछ आज से 10-15 साल पहले कुछ स्टेंट्स ऐसे आए थे जिस तरह आपके डिस्पोजेबल जो स्टिचेस नहीं होते, जो एब्जॉर्बल स्टिचेस होते हैं, उस तरह स्टेंट भी एब्जॉर्ब हो जाता था और कुछ सालों बाद आपको नज़र नहीं आता। बट अब इस वक्त कोबाल्ट और मेटालिक जो स्टेंट्स हैं वो हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ योर हार्ट, उनकी दिल की नालियों का हो जाते हैं। जहाँ तक आपके हिस्सा बन जाते हैं और लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि लाइफ क्या है, व्हाट वी कॉल इज रीस्टेनोसिस, यानी कि बंदिश की शरह, कि ये चलते रहें या इनके दोबारा बंद होने का इम्कान क्या है, दैट इज़ रीस्टेनोसिस। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो है स्टेंट डलवा के भूल जाते हैं कि व्हाट लेड टू स्टेंटिंग, कि क्या वजह थी कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, क्या वजह थी कि मुझे एंजाइना हुआ और उसके बाद ये स्टेंट डला। वो समझते हैं कि 3-4 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2.5 से 3 लाख सेहत कार्ड पे खर्च करके हमने डलवा लिया स्टेंट एंड नाउ वी आर ओके, और वो अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते। अगर स्मोकर है वो सिगरेट नहीं छोड़ा, डायबिटिक है वो शुगर का कंट्रोल का कोई उसको पता नहीं, ब्लड प्रेशर है उसका कोई कंट्रोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो है उसका कोई काबू नहीं, दवाई जो है वो इरेगुलर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप देखें कि अल्लाह की दी नालियाँ जो है वो बंद हो सकती है जिसमें स्टेंट। तो बेशक हम बाईपास से टांग से लेके नालियाँ बाईपास लगा दें या स्टेंट्स डाल लें तो उनकी भी कोई वारंटी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वंस यू हैव गॉट अ स्टेंट तो मेक श्योर कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस जो है और जो रिस्क फैक्टर्स है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, डाइट, वेट, इस सब को जो है और एक्सरसाइज उसको रेगुलेट करें तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर इंशाल्लाह ताला जो हमारा है फॉलो अप उस पर पेशेंट्स दे डू वेल, मगर दवाई उनको सारी जिंदगी लेनी पड़ती है। कहने लगी थी कि अगर स्टंट डल जाता है तो क्या सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है? यस, 2 दवाइयाँ तो जी मस्ट है, वन इज एस्प्रिन एंड द अदर इज कोलेस्ट्रॉल लोडिंग। ये तो मस्ट है, ये तो आपको बेशक शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो आपने लाइफ लॉन्ग लेनी है। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह ये है या कोलेस्ट्रॉल है तो उसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इसके अलावा है टू मेंटेन यू नो अ गुड शुगर एंड ब्लड प्रेशर लेवल। तो लाइफ लॉन्ग एटलीस्ट एस्प्रिन एंड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग और बाकी कोमोर्बिडिटीज़ जिस तरह के शुगर, ब्लड प्रेशर है उसकी दवाई अकॉर्डिंगली आपने लेनी ही लेनी है लाइफ लॉन्ग।
तो वो आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ होती हैं, वो आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपने उसके हवाले से क्या चीज़ें करनी है ऑन एंड ऑफ, या क्या हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो है स्टेंट्स डलवा के कई साल डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर एक दफ़ा आते हैं दोबारा और पता चलता है कि फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम कहते हैं कि बेशक आपको कुछ भी ना हो, कम से कम 1 या 2 विजिट्स जो है आप अपने डॉक्टर को ज़रूर 1 साल में दे दें। इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम या स्टेंट डला हुआ है या इवन फॉर बाईपास या कोई और मसला है, इवन कुछ हम एंजियोग्राफीज करते हैं जिसमें हार्ट अटैक के अलावा, जिसमें कि हम कहते हैं प्रॉब्लम तो है, दवाई पे ही आप चलें, ठीक है, उनको भी फॉलो अप मस्ट है। ठीक है। पंजाब हुकूमत जो है ना इस चीज़ का उनको इदराक है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से वो स्टेप्स ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया था, हार्ट के हवाले से बात कर रहे थे, हार्ट अटैक हो जाता है तो स्टंटिंग जो की जाती है वो क्या होती है, किस तरह की जाती है, उसका एहतियात क्या बरतनी है।